नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का इंटरनेशनल प्रभाव। भारत में तो बहुत लोग उनको क्रिटिसाइज करने वाले हैं, बड़ी तेजी से क्रिटिसाइज करते भी हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय में क्या क्या नहीं आपने सुना होगा। लेकिन अभी जो व्हाइट हाउस से यानी कि यूएस प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव, व्हाइट हाउस के रिप्रेजेंटेटिव ने जो स्टेटमेंट दिया यूक्रेन और रशिया के मामले में, उन्होंने कहा कि भारत की भूमिका को हम अप्रिशिएट करेंगे, भारत की भूमिका होनी चाहिए, भारत उसमें इंटरवेंशन करे। रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है या उसमें जो युद्ध की स्थिति है, हमने सबने सुना ही होगा कि जो बाइडेन ने ये आदेश दिया है या जो बाइडेन ने आगाह किया है रशिया को कि अगर रशिया किसी भी तरीके से यूक्रेन की तरफ बढ़ता है तो वो इंटरवीन करेंगे। इस बात को लेकर जो बाइडेन ने या नाटो फोर्सेस तो हम जानते ही हैं यूरोप के ज़्यादातर कंट्री नाटो फोर्सेस में हैं और नाटो फोर्सेस ने अपने को स्टैंड कर लिया है या अपने आप को तैयार कर लिया है कि किसी भी तरह से अगर रशिया यूक्रेन के अंदर घुसता है या यूक्रेन की तरफ देखता है तो नाटो फोर्सेस रशिया के सामने खड़ी होंगी। और जो बाइडेन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो रशिया को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब एक तरफ तो जो बाइडेन इस बात के लिए तैयार बैठे हैं कि वो युद्ध करेंगे, नाटो फोर्सेस युद्ध करेंगे, और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आता है कि माननीय मोदी जी यानी कि भारत उसमें इंटरवीन करे, भारत कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराए, यानी कि अंदर से कुछ लपाक तो ले ही रही है रशिया के आगे। मामला समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका को आखिर इंटरेस्ट क्या है और अमेरिका क्यों चाहता है कि यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट ना हो, या क्या अमेरिका का कोई रोल है कि वो उस कन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं या यूरोप का कोई रोल है कि कन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं। चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो अमेरिकन रेस है, रेसिज्म को यहां पर जोड़ कर देखते हैं। अमेरिकन रेसिज्म जो है वो यूरोप की और अमेरिका की रेसिज्म एक ही है, क्योंकि अमेरिका में जो लोग भी बैठे हुए हैं वो मोस्टली क्या नेटिव अमेरिकन्स तो है नहीं, वो बेसिकली यूरोपियंस हैं, क्योंकि यूरोप ने कभी अमेरिका में कब्जा किया था और कब्जा करने के बाद वो वहाँ से वापस आए, लेकिन वापस शासन आ गया, लोग नहीं आए, लोग वहीं रुक गए और उन्होंने धीरे धीरे करके वहाँ की जो रेस थी उस रेस को समाप्त करने का प्रयास किया और प्रयास क्या करे, लगभग समाप्त ही कर दिया है। और अब वो नेटिव इंडियंस बचे हैं वहाँ पर केवल। अब ये बात यूरोप तक आती है और यूरोप के बाद मैं अगर बात कहूँ कि जहाँ से रशियन पोर्शन शुरू होता है वहाँ रेस बदलने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि रशियन रेस और इंडियन रेस एक सी है, यानी कि या तो इंडिया के लोग वहाँ पर रहते थे या फिर वो पूरा बॉर्डर कभी हुआ करता था, रशिया तक हमारा बॉर्डर लगता था। ये बात तो ऐतिहासिक तौर से भी भारत के ग्रंथ भी कहते हैं, महाभारत टाइम पर वो सब एक थे और वो हिस्सा हमारा था, इसलिए वो एक रेस मानी जाती है। अब भले ही उन्होंने ईसाईयत स्वीकार कर ली हो, रशियन ने ईसाईयत स्वीकार कर ली हो, लेकिन ईसाईयत केवल राजनीति करने के लिए है, यानी कि जो उन्होंने संप्रदाय वहां स्वीकार करवाया वो राजनीति तक सीमित था, लेकिन अभी भी दो रेसेस अलग अलग लड़ रही हैं। अब अमेरिका की जहां तक मैं बात कहूं तो हम सबको मालूम होगा 1920 के दशक में रशिया यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशियन फेडरेशन, तो उन रशियन रीजन में 12 कंट्रियों का एक ग्रुप था जिसको यूएसएसआर कहा गया, जो पहले विश्व युद्ध में और दूसरे विश्व युद्ध में दोनों में ही बड़ा प्रभावी हुआ। अमेरिका शुरू से सोच रहा था कि रशिया को कमजोर अगर न किया गया तो अमेरिका की पॉलिसी नहीं चल सकती, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने रशिया पर टारगेट किया। उसी टारगेट में मैंने कई बार कहा है कि रूजवेल्ट ने चर्चिल को यह कहा था कि भारत पर प्रभाव रखो, भारत रशिया की तरफ इंक्लाइंड हो सकता है, क्योंकि रेस एक ही है। और रशिया उस समय अफगानिस्तान में बैठा ही था, इसलिए अफगानिस्तान से लगातार जम्मू कश्मीर में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा था। और यहां पर जो क्रिश्चियन बैठे हुए थे वो क्रिश्चियन यूरोपियन रेस के थे, इसलिए वो
लगातार अमेरिका ने यह कोशिश की कि चर्चिल किसी तरह से भारत में घुसे रहें और भारत के प्रधानमंत्री को इसी उद्देश्य से बिठाया गया था, यानी कि नेहरू को इसी उद्देश्य से बिठाया गया था कि वो सदैव यूके के मातहत रहेंगे, यूके के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। होता रहा वैसा। इधर रशिया बहुत मजबूत होकर आ गया था और यूएसएसआर ने जो जिस तरह से राइज किया था 60-60s के दशक में और स्पेस में, मिसाइल सिस्टम में, टेक्नोलॉजी में जैसा रशिया का प्रभाव था, वर्ल्ड में किसी का नहीं था। तो अमेरिका ने पॉलिसी बनानी शुरू की कि रशिया की जो शक्ति है उन 12 रीजन्स में, उन 12 देशों में, जिन देशों को मिलकर यूएसएसआर बनता है और इकट्ठा काम कर रहा है, उनको तोड़ा जाए। तोड़ने के लिए उसने प्रयास करने शुरू किए और हम सब जानते हैं कि यूएस छोड़ो, वर्ल्ड का कोई भी कंट्री ये चाहेगा कि रशिया मजबूत होकर ना आए। भारत मजबूत होगा तो उनको भी लगेगा भारत मजबूत होकर ना आए, चाइना मजबूत होगा तो उनको लगेगा चाइना मजबूत होकर ना आए। ये कोशिश तो लगातार चलती रहती है। दो तरह से युद्ध लड़ा जाता है, एक तो अपने आप को स्ट्रांग करें और दूसरे को कमजोर करें। तो यहां से कमजोरी करना 1991 में ये अमेरिका रशिया को, यूएसएसआर को तोड़ने में सफल हो गया। हम सब जानते ही हैं कि उसके पीछे क्या राजनीति अपनाई जाती है। रेसेस को खेलिए, रीजन को खेलिए, लैंग्वेज को खेलिए, भेदभाव की संज्ञा उनको दीजिए और किसी को भी स्वतंत्रता अच्छी लगती है। भले ही बेटे को बाप से स्वतंत्रता अच्छी लगती है, पत्नी को पति से स्वतंत्रता अच्छी लग सकती है, अगर उसको सही से कन्विंस कर लिया जाए और उसको राजनीति उसके साथ कर ली जाए। ये बहुत सारी बातें होती हैं। इसी के आधार पर जेंडर इक्वलिटी, इनइक्वलिटी को खेला जाता है, कास्टिज्म को खेला जाता है, रीजनलिज्म को खींचा जाता है, लिंग्विस्टिक जो भाषाई आधार पर भाषा को खेला जाता है, लैंग्वेज को खेला जाता है, लिंग्विस्टिक आधार पर खेला जाता है। कुल मिलाकर अगर देश समृद्ध ना हो, संस्कृति से मजबूत ना हो और सांस्कृतिक रूप से वो स्ट्रांग ना हो तो उसके साथ खेलना आसान हो जाता है। जैसे ही देश जड़ों से कटेगा और नई एजुकेशन उसको सिखाई जाएगी जिसमें फंडामेंटल राइट्स का हवाला दिया जाता है, तो फिर वो देश बटना टूटना ये सब उसके साथ होना स्वाभाविक है। अमेरिका ने वही खेला। अमेरिका ने खेला या नाटो फोर्सेस या मैं कहूं यूरोपियन कंट्रीज ने खेला और कुल मिलाकर यूएसएसआर ने जो एक बड़ी गलती की थी, जबकि अमेरिका 38 कंट्रीज से मिलकर बना है। जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने यूएस को स्वतंत्र करवाया था तो केवल उनके पास 13 स्टेट थे। उसके बाद जो उनके पास 37 स्टेट आए, वो 37 स्टेट्स अलग अलग कंट्री थे जिन्होंने कोलैबोरेशन करके, यानी कि जिन्होंने संधियां करके यूनाइटेड स्टेट्स बनाया। अब यूएसएसआर को भी तो यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स बनाया। आजकल यूरोपियन यूनियन में तो वैसे ही चल रहा है। तो उन्होंने कुल मिलाकर यूरोपियन स्टेट्स बनाया था 38 कंट्रियों को लेकर। लेकिन उन्होंने जो चालाकी की यूएनओ में वो ये की कि यूएसए ने सिंगल नागरिकता ली, सिंगल मेंबरशिप ली, जबकि रशिया ने 12 कंट्रियों की मेंबरशिप ली थी। उसको लगा था कि ये 12 की मेंबरशिप लेंगे तो हम यूएनओ में प्रिवेल कर जाएंगे। अमेरिका ने अकेले को लिया था और नतीजा निकला कि जब अमेरिका ने ये सब करना शुरू किया तो यूएसएसआर के इन कंट्रियों को यूएनओ से भी सपोर्ट ना मिलना स्वाभाविक था। क्यों यूएसएसआर को सपोर्ट ना मिलना स्वाभाविक था? क्योंकि 12 कंट्री हैं, यूनियन बना के रखा है, यूनियन टूट सकती है, यूनियन टूट गई। अब रशिया ने 1991 में ही यूएसएसआर टूटने के बाद एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था, CIS। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब हम यूएसएसआर वैसा टाई अप नहीं रहेगा, आप सब सॉवरेन होंगे, स्वतंत्र होंगे, लेकिन हम सब मिलकर रहेंगे। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया था। ऐसे ही कुछ इंग्लैंड ने भी बनाया था जब वो 1947 में 1945 के बाद उसने देशों को आज़ाद करना शुरू किया था, तो उसने भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बनाया था। ऐसे ही रशिया ने भी CIS बनाया। CIS ने अपनी टाई अप में लगातार बैठकें की और ज्यादातर कंट्री यूएसएसआर के साथ रहे, यानी कि रशिया फेडरेशन के साथ खड़े दिखाई दिए। यहां तक कि 5 मुस्लिम देश, मैं उज्बेकिस्तान की बात करूं, किर्गिस्तान की बात करूं, कजाकिस्तान की बात करूं, तुर्कमेनिस्तान की बात करूं, ये सब रशिया के साथ खड़े हुए हैं खुलकर। मुस्लिम कंट्रियों के साथ नहीं खड़े हुए, क्योंकि मुस्लिम कंट्री में जो अग्रणी भूमिका में वो सब यूएस के साथ खड़े हैं जनरली।
लेकिन जो बाकी आतंकवादी देश हैं, आतंकवादी कंट्री हैं, वो सब अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो हमने ये बात देखी भी होगी कि भारत ने जिस समय ये पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने बैठक बुलाई थी अभी पिछले महीने ही, तो भारत ने भी साइमल्टेनियसली उसी दिन मुस्लिम कंट्रियों की बैठक बुलाई थी। पांचों रशियन फेडरेशन के पार्ट, CIS के पार्ट भारत की दिल्ली में उपस्थित थे, वो पाकिस्तान नहीं गए थे। यानी कि रशिया की जो भारत की टाइप है उसका परिणाम यह है कि रशियन मुस्लिम कंट्री भी भारत के साथ खड़े दिखाई पड़े हैं। इसका मतलब ये हो गया कि रशिया ने CIS की जो अपनी कमान है वो अच्छे से बनाकर रखी। अब जब CIS बन गया तो जो तोड़ने का प्रयास अमेरिका कर रहा था या जो यूरोपियन कंट्रीज कर रहे थे, वो उन्होंने जो तोड़ा था वो तोड़ नहीं पाए। तोड़ तो दिया, देखने में तो अलग अलग दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो कलेक्टिवली सेम पावर बना लिया पुतिन ने। ये पुतिन की खास बात थी। परिणाम ये निकला कि अमेरिका ने फिर से प्रयास करने शुरू किए होंगे और अब नाटो में शामिल हो जाओ, यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाओ। तो यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए यूक्रेन यूरोमेडन नाम का एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के लोगों ने ये वहां आवाज उठाई कि हमको यूरोपियन यूनियन का पार्ट होना चाहिए और रशिया से दूरी होनी चाहिए। रशिया को लगना स्वाभाविक था, यानी कि यूक्रेन के अंदर ही दो ग्रुप बन गए, एक रशिया के पक्ष में और दूसरा यूरोपियन यूनियन के पक्ष में। यूरोपियन यूनियन के पक्ष में ज्यादा हुआ तो यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन गया। यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने के बाद क्रीमिया में आंदोलन शुरू हो गया। क्रीमिया में जब आंदोलन शुरू हुआ तो इंडिपेंडेंट क्रीमिया में प्रो रशिया, ऐसा कहा गया, प्रो रशिया आंदोलन शुरू है और रशिया ने वहां पर कब्जा करने के बाद या रशिया ने वहां पर रेफरेंडम करवा लिया और रेफरेंडम ने तय किया कि वो रशिया के साथ जाना चाहते हैं। यूक्रेन को लगातार लग रहा था कि क्रीमिया उसको मिलना चाहिए, क्रीमिया पर उसका कब्जा होना चाहिए। ये बात यूरोपियन यूनियन को भी हजम नहीं होने वाली थी, इसलिए यूक्रेन में एंटी रशिया एक नया मैं कहूं कि नई फौज तैयार हो गई। अब यूक्रेन यूरोमेडन के रेवोल्यूशन के बाद, यूरोपियन यूनियन के पार्ट होने के बाद यूक्रेन के अंदर एक नए तरह की राजनीति शुरू हुई और वो रशिया के विरुद्ध थी। जबकि बहुत बड़ा यूक्रेन का हिस्सा, चूंकि USSR का लंबे समय तक पार्ट रहा, वो थोड़े मोड़े समय तक नहीं, लगभग 1920 से लेकर 1991, आप सोचो 70 वर्ष तक वो USSR का पार्ट रहा। उसने दो विश्व युद्ध लड़े। तो फिर यूक्रेन में भी रशियन फेवरिज्म होना स्वाभाविक था। अब लड़ाई ये चल रही है कि यूक्रेन CIS का पार्ट रहे या यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट। यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो गया। रशिया से दुश्मनी मान ली लोगों ने क्रीमिया के चक्कर में। तो फिर जब यूक्रेन में नाटो फोर्सेस का प्रादुर्भाव हो गया तो रशिया को अपनी सुरक्षा के लिए वहां पर फोर्सेस लगाना जरूरी था। इसलिए रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी फौजों की लॉबिंग करनी शुरू कर दी। अब इस लॉबिंग में अमेरिका ने यह अंदाजा लगाया या यूक्रेन ने यह अंदाजा लगाया कि कहीं रशिया उन पर हमला ना कर दे। रशिया उन पर हमला कर देगा तो समस्या हो जाएगी। इसलिए अब यूरोपियन यूनियन के पक्ष में खड़ा हो गया, अमेरिका उनके पक्ष में खड़ा हो गया और नाटो ने भी आवाहन कर दिया। ऐसी सिचुएशन में दोनों तरफ से फोर्सेस लगी हुई हैं, जबकि रशिया लगातार यह कहता आया है कि हमारा कोई इरादा यूक्रेन पर हमला करने का नहीं है, हम तो केवल अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि यूक्रेन के अंदर प्रो रशियन बहुत बड़ी संख्या है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर क्या हो, इन सभी मामलों के सॉल्यूशन निकालने के लिए, इन सभी मामलों के सॉल्यूशन कैसे निकलें, इसकी बात समझ में नहीं आ पा रही है अभी अमेरिका को कि कैसे वो सॉल्यूशन निकाले। परिणाम ये निकला कि अमेरिका अब भारत की तरफ देख रहा है और भारत की तरफ देखते हुए वो अब ये आशा कर रहा है, क्योंकि भारत के संसार के सभी कंट्रियों के साथ संबंध आज एक से हैं और अच्छे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को विश्व लीडर की तरह देखा जा रहा है और वो शांति दूत की तरह सामने निकल कर आ रहे हैं। जो मुस्लिम कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री भी
उनको अवगत करते हैं, उनको अपने यहाँ का सबसे बड़ा सम्मान देते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। और अमेरिका और रशिया दोनों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, यहां तक कि फिलिस्तीन और इजराइल के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं। इसलिए भारत के संबंधों को लेकर भारत एक ऐसा देश संसार में निकल कर आया है जिसके संबंध सबसे अच्छे हैं, केवल उनसे बुरे हैं जो भारत की तरफ कुदृष्टि रखते हैं। जैसे भारत की तरफ कुदृष्टि रखने वाला चाइना, भारत की तरफ कुदृष्टि रखने वाला पाकिस्तान। इन कंट्रियों को छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री विश्व लीडर की तरह उभर कर आए हैं। भारत ने अपनी विश्वगुरु की भूमिका तय की है और भारत संसार का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला कंट्री और संसार में सबके साथ चलने वाला, और इस समय पिछले 7 वर्ष से भारत एक ऐसा कंट्री बना है जिसने यूएनओ के अपने पूरे ड्यूज, संसार के 24 कंट्रियों में भारत एक है जिसने अपने पूरे ड्यूज पे किए हैं और शांति सेना में भी पूरा सहयोग दिया है विश्व शांति के लिए। भले ही कोविड से भारत प्रभावित रहा हो, संसार के सारे कंट्री प्रभावित रहे हों, बहुत सारे कंट्रियों ने कोविड के टाइम पर अपना जो यूएनओ में सहयोग होना चाहिए वो नहीं दिया, लेकिन भारत ने अपना पूरा सहयोग दिया है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सिचुएशन वर्ल्ड में एक्सक्लूसिव है और उस सिचुएशन का लाभ अब यूएस उठाना चाहता है और वो चाहता है कि किसी तरह से भारत इस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को सॉल्व कर सके। देखते हैं कि क्या होना है आगे, लेकिन उम्मीदें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से बहुत ज़्यादा हैं कंट्रियों को। इसलिए मुझे लगता है कि भारत की इस एक्सक्लूसिव सिचुएशन को भारत ज़रूर सिद्ध करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।